हाँ, तो अपन अनुवांशिक अभियांत्रिकी है, उसमें वाहक का अध्ययन करेंगे आज। ये वाहक है, ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए आवश्यक एक पदार्थ होता है। वाहक क्या है? वाहक डीएनए के अणु होते हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये परपोषी कोशिका में अपनी प्रतिकृति कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन कहते हैं ये डीएनए के अणु होते हैं। ये डीएनए के अणु है। क्या है? डीएनए के अणु होते हैं। दूसरी विशेषता, ये परपोषी कोशिका है, उसमें अपनी प्रतिकृति कर सकते हैं। परपोषी कोशिका में अपनी प्रतिकृति कर सकते हैं। परपोषी कोशिका में अपनी प्रतिकृति कर सकते हैं। तीसरा आपको बताना है, वाहक के अंदर जो उपयोगी डीएनए जिसकी आपको प्रतिकृति करवानी होती है उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वाहक है, वाहक के साथ में उपयोगी डीएनए है उसको जोड़ा जाता है। जो उपयोगी डीएनए है उसे क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। अब वाहक के कई एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है प्लाज्मिड। वाहक का सबसे पहला एग्जाम्पल है प्लाज्मिड। दूसरा एग्जाम्पल है जीवाणुभोजी। तीसरा एग्जाम्पल है कॉस्मिड। चौथा एग्जाम्पल है फॉस्मिड। पांचवा एग्जाम्पल है मानव निर्मित गुणसूत्र। ये सभी क्या है? वाहक का कार्य करते हैं। इनके साथ में क्या किया जाता है? इनके साथ में उपयोगी डीएनए को जोड़ा जाता है। जिस डीएनए को आपको पुनर्योजन डीएनए में परिवर्तित करना है उस डीएनए को आप क्या करते हो? जोड़ते हो। वाहक खुद क्या होते हैं? डीएनए के अणु होते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता, ये परपोषी कोशिका में अपनी स्वतंत्र प्रतिकृति कर सकते हैं और वाहक के साथ में उपयोगी डीएनए को जोड़कर पुनर्योजित डीएनए का निर्माण किया जाता है। अब सवाल आता है, वाहक की विशेषताएं लिखो कि वाहक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वाहक की विशेषताएं लिखो। ये सवाल आता है 2 नंबर का बोर्ड के अंदर कि वाहक की विशेषताएं लिखो। वाहक की क्या क्या विशेषता होती है? वाहक की सबसे पहली विशेषता होती है, ये परपोषी कोशिका है। इस परपोषी कोशिका में ये अपनी प्रतिकृति कर सकते हैं। परपोषी कोशिका में ये अपनी प्रतिकृति कर सकते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है, वाहक कोशिका है, वाहक है, उसकी विशेषता है कि वाहक परपोषी कोशिका में अपनी प्रतिकृति कर सकता है। वाहक परपोषी कोशिका में अपनी प्रतिकृति कर सकता है। सबसे पहली विशेषता हो गई, वाहक परपोषी कोशिका में अपनी प्रतिकृति कर सकता है। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी विशेषता आपको बताना है, इसको परपोषी कोशिका में आसानी से प्रवेश करवाया जा सकता है और इसको परपोषी कोशिका से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। वाहक की दूसरी विशेषता होती है, वाहक को परपोषी कोशिका में आसानी से प्रवेश करवाया जा सकता है और इसको आसानी से क्या किया जा सकता है? बाहर निकाला जा सकता है। वाहक को परपोषी कोशिका में आसानी से प्रवेश करवाया जा सकता है और आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। तीसरी विशेषता आपको बतानी है, वाहक के अंदर, ये वाहक है, इस वाहक के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। ये वाहक है, इसमें कुछ प्रतिबंध खंड होते हैं। वाहक के अंदर कुछ प्रतिबंध खंड होते हैं, यानी रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं, जहां से सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से इसको काटा जाता है। जहां से क्या किया जाता है? सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से काटा जाता है। जहां से सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से इसको काटा जा सकता है। यानी अपन वाहक है, उस वाहक के अंदर कुछ प्रतिबंध खंड देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट देखते हैं, जहां से क्या करते हैं? सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से उसको काट देते हैं और सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काट कर क्या करते हैं? उपयोगी डीएनए उसको जोड़ देते हैं। तो नेचुरल सी बात है, ये वाहक है, इस वाहक के अंदर आपने क्या किया? ये साइड देखी, इसका नाम था रेस्ट्रिक्शन साइट। आपने यहाँ से इसको काट दिया। यहाँ से काटते ही क्या हुआ कि ये वाहक इस तरह का हो गया। फिर आपने उपयोगी डीएनए इसको जोड़ दिया। तो वाहक के अंदर प्रतिबंध खंड होते हैं जहां से सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब इसके अपन चौथी और पांचवी विशेषता देखेंगे। तो सबसे पहले वाहक की विशेषता है, वाहक डीएनए के अणु होते हैं जिनके अंदर उपयोगी डीएनए है उसको जोड़ा जाता है, जो पुनर्योजित डीएनए का निर्माण किया जाता है।
ये परपोषी कोशिका में अपनी प्रतिकृति करते हैं। अब वहां के उदाहरण पूछे जाते हैं, प्लाज्मिड है, जीवाणुभोजी है, कॉस्मिड है, प्लाज्मिड है, मानव निर्मित गुणसूत्र हैं, ये सभी क्या हैं, वहां के उदाहरण हो गए। फिर अपन कह सकते हैं मानव निर्मित गुणसूत्र के अलावा हिस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी होते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, वहां परपोषी कोशिका में अपनी प्रतिकृति कर सकता है। वहां परपोषी कोशिका में एक था, कुछ ही समय के अंदर करोड़ों हो गए। वहां के उसको परपोषी कोशिका में आसानी से प्रवेश करवाया जा सकता है। वहां को परपोषी कोशिका से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। वहां में प्रतिबंध खंड होते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन खंड होते हैं, ये क्या करते हैं, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटे जा सकते हैं और उपयोगी डीएनए का यहाँ निवेशन करवाया जाता है। इस खंड के अंदर उपयोगी डीएनए है, उसका निवेशन करवाया जाता है। वहां के अंदर क्या होता है, वहां के अंदर कुछ मार्कर जीन होते हैं, वहां के अंदर कुछ मार्कर जीन होते हैं, ये वहां के, इसके अंदर कुछ मार्कर जीन होते हैं। ये मार्कर जीन क्या है, जैसे अपन कहते हैं टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, ये जीन होते हैं। ये जीन क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन। ये जीन क्या करते हैं, ये बताते हैं कि जो आपने डीएनए जोड़ा है वो सही स्थान पे जुड़ा या नहीं जुड़ा है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, ये टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन वाले जीन होते हैं। ये जीन मार्कर जीन के नाम से जाने जाते हैं। ये जीन क्या करते हैं, डीएनए का सही स्थान पर जुड़ने की हमें सूचना देते हैं। डीएनए का निवेशन सही स्थान पर हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी हमें क्या करते हैं, सूचना प्रदान करते हैं। अब आपने इसके ऊपर एम्पिसिलिन डाला, अगर ये जीवाणु जिंदा बच गया, इसका मतलब ये जीन अपने आप को प्रकट कर रहा है और हमने डीएनए सही स्थान पे जोड़ा है। और अगर इसके ऊपर डालते एम्पिसिलिन वाला जीन अपने आप को प्रकट नहीं करेगा तो ये जीवाणु मर जाएगा। तो एम्पिसिलिन रोधी और टेट्रासाइक्लिन रोधी जीन पाए जाते हैं। ये जीन क्या करते हैं, हमें सूचना देते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, प्रमोटर और ऑपरेटर जीन पाए जाते हैं, यानी इसमें नियामक जीन होते हैं। इसमें नियामक जीन पाए जाते हैं, प्रमोटर और ऑपरेटर जीन। नियामक जीन होते हैं इसमें प्रमोटर और ऑपरेटर जीन। ये जीन क्या करते हैं, ये जीन अभिव्यक्ति का नियमन करते हैं। जो आपने जीन डाला है वो अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। ये जीन अभिव्यक्ति का नियमन करते हैं और उत्पाद बनाने में सहायता करते हैं। ये जीन अभिव्यक्ति का नियमन करते हैं और उत्पाद बनाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये अपने को इसकी विशेषता बतानी है। इसके अलावा इस वाहक है, इसका रूपांतरण आसानी से किया जा सकता है और चयन आसानी से किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है वाहक की विशेषताएं बताओ। 2 नंबर का सवाल आता है आरबीसी बोर्ड के अंदर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाहक की विशेषताएं बताओ। कोई भी 4 विशेषताएं पूछी जाती हैं या पूछा जाता है वाहक का उदाहरण बताओ। प्लाज्मिड है, जीवाणुभोजी है, कॉस्मिड है, प्लाज्मिड है, मानव निर्मित गुणसूत्र है। वाहक की ये विशेषताएं हैं। एक बार मैं वापस इन विशेषताओं को भी बता रहा हूं आपके सामने लिखकर, तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो वाहक क्या है, वाहक डीएनए के अणु है, वाहक डीएनए के अणु है जिनमें उपयोगी डीएनए है उसका समावेश किया जाता है। उपयोगी डीएनए को समाकलित किया जाता है। उपयोगी डीएनए को समाकलित किया जाता है। अब सवाल आता है वाहक की विशेषताएं बताओ। तो वाहक की सबसे पहली विशेषता है ये परपोषी कोशिका में अपनी प्रतिकृति कर सकता है। सबसे पहली विशेषता है ये परपोषी कोशिका में अपनी प्रतिकृति कर सकता है। पहली विशेषता बहुत सरल है, परपोषी कोशिका में अपनी प्रतिकृति कर सकता है। प्रतिकृति का मतलब ये अपनी संख्या है उसको बहुत अधिक मात्रा में बना सकता है। परपोषी कोशिका में ये अपनी प्रतिकृति कर सकता है। कुछ ही घंटों के अंदर ये करोड़ों की संख्या में हो जाएगा। एक प्लाज्मिड था, आपने देखा कुछ ही देर के अंदर ये क्या हो गए, करोड़ों हो गए। जैसे एक प्लाज्मिड था इसके अंदर और इसने प्रतिकृति की और कुछ ही सेकंड के अंदर इसमें बहुत सारे ये क्या हो गए, ये प्लाज्मिड हो गए। तो ये परपोषी कोशिका में अपनी प्रतिकृति कर सकता है। दूसरा, परपोषी कोशिका से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है और परपोषी कोशिका में आसानी से प्रवेश करवाया जा सकता है। परपोषी कोशिका है उससे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। परपोषी कोशिका में से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। परपोषी कोशिका में से आसानी से
बाहर निकाला जा सकता है और इसको आसानी से इसमें डाला जा सकता है। फिर तीसरी विशेषता कि जब आपने इसको वाहक को देखा तो इसमें क्या होते हैं, कुछ प्रतिबंध खंड होते हैं। इसमें कुछ प्रतिबंध खंड होते हैं। ये प्रतिबंध खंड क्या करते हैं, ये सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटे जाते हैं। ये प्रतिबंध खंड है, वहां से सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस इस वाहक को क्या करता है, काटता है। सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस डीएनए की कैची होती है, ये डीएनए को इस स्थान से काटता है, तो ये काटता है इसको ऐसे, और काट के क्या करता है, उपयोगी डीएनए इसमें जोड़ दिया जाता है। तो इसमें प्रतिबंध खंड पाए जाते हैं जहां से सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस द्वारा इसको काटा जाता है और फिर उपयोगी डीएनए है उसको जोड़ दिया जाता है, उपयोगी डीएनए का निवेशन करवाया जाता है। फिर उसके बाद चौथी विशेषता आपको बतानी है कि इसमें कुछ मार्कर जीन होते हैं, कुछ इसमें मार्कर जीन पाए जाते हैं, यानी इसमें कुछ चिन्ह पाए जाते हैं, चिन्ह जीन होते हैं। ये जीन हमें सूचना देते हैं कि डीएनए का सही स्थान पर निवेशन हुआ है या नहीं हुआ है। डीएनए जो आपने जोड़ा है, डीएनए के निवेशन सही स्थान पर हुआ है या नहीं हुआ है, डीएनए का निवेशन सही स्थान पर हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी हमें सूचना देते हैं। फिर उसके बाद में इसकी विशेषता होती है कि इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ नियामक जीन पाए जाते हैं, कुछ नियामक जीन होते हैं, जैसे अपन कहते हैं प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन, ये जीन पाए जाते हैं। ये जीन क्या करते हैं, जीन की अभिव्यक्ति का नियमन करते हैं। ये जीन की अभिव्यक्ति है उसका नियमन करते हैं और डीएनए है उसका उत्पाद प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा वहां के इसका रूपांतरण आसानी से किया जा सकता है, इसका चयन आसानी से किया जा सकता है, इसका गुणन आसानी से किया जा सकता है। ये विशेषताएं होती है वाहक की। तो वाहक के बारे में जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको ये वाहक की विशेषताएं बिल्कुल सही लिख के आनी है बोर्ड की परीक्षा के अंदर, और आप इस वाहक की विशेषता में कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अपन आज नेक्स्ट वाहक के बारे में अध्ययन कर रहे थे और वाहक से संबंधित है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड है, इस पे क्वेश्चन कैसा भी आएगा, आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके वो क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वाहक पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे वाहक प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के द्वारा कितने किलो बेस तक के डीएनए की प्रतिकृति कर सकते हैं, ये सवाल बहुत बार आ चुका है। 5 से 10 किलो बेस तक के डीएनए की इससे प्रतिकृति कर सकते हैं। वाहक है, उस वाहक के कई एग्जाम्पल है, यानी प्लाज्मिड के कई एग्जाम्पल है, जैसे टीआई प्लाज्मिड है, जैसे आरआई प्लाज्मिड है, जैसे पीबीआर 322 प्लाज्मिड है, पीबीआर 322 प्लाज्मिड है। ये सभी क्या है, ये वाहक के कुछ एग्जाम्पल है। प्लाज्मिड के कुछ एग्जाम्पल है, टीआई प्लाज्मिड होता है, ये जीवाणु के अंदर पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। और आरआई प्लाज्मिड है, वो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनिस के अंदर पाया जाता है। पीबीआर 322 का पूरा नाम भी पूछा जाता है। पी का मतलब प्लाज्मिड, बी और आर क्या है, वो खोज करता है। ए का नाम बॉलीवर है, ए का नाम रॉडब्रिज है, और 322 उनकी प्रयोग संख्या है। ये आपको इनके पूरे नाम भी पूछे जाते हैं कि प्लाज्मिड क्या है। तो सबसे पहले प्लाज्मिड का खोज करता है वैज्ञानिक था लैडरबर्ग। लैडरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने प्लाज्मिड की खोज की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मिड की खोज किस वैज्ञानिक ने की, लैडरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने प्लाज्मिड की खोज की। ये प्लाज्मिड है क्या, ये प्लाज्मिड ये जीवाणु है, इस जीवाणु में ये अनुवांशिक पदार्थ है। इस अनुवांशिक पदार्थ के अलावा वर्ताकार द्विकुंडली डीएनए है, उसे कहते हैं प्लाज्मिड। तो जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ के अलावा, जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ के अलावा, जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ के अलावा, जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ के अलावा वर्ताकार द्विकुंडली डीएनए को, वर्ताकार द्विकुंडली डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है, आपसे जैसे सवाल पूछा तो आपको इसकी डेफिनेशन बतानी है कि जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ के अलावा वर्ताकार द्विकुंडली डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपने को डेफिनेशन याद रखनी है कि प्लाज्मिड है क्या। तो प्लाज्मिड जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ के अलावा वर्ताकार द्विकुंडली डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। अब ये प्लाज्मिड हो गया अपने। फिर अब प्लाज्मिड के कई एग्जाम्पल है, जैसे टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस जीवाणु में, आरआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनिस में, पीबीआर 322 है, ये कृत्रिम प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड की विशेषता आपने बतानी है कि जीवाणु में अनुवांशिक पदार्थ के अलावा वर्ताकार द्विकुंडली डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं।
अब इसकी विशेषता बताते हैं। सबसे पहले विशेषता ये है कि ये अपनी प्रतिकृति कर सकता है। सबसे पहले विशेषता ये है कि ये अपनी प्रतिकृति कर सकता है, ये प्रतिकृति कर सकता है। दूसरी विशेषता ये है कि इसमें डीएनए वर्ताकार, डीएनए इसमें वर्ताकार द्विकुंडलित, डीएनए इसमें वर्ताकार द्विकुंडलित होता है। ठीक है, डीएनए इसमें वर्ताकार द्विकुंडलित और सर्पिलाकार होता है। तीसरी विशेषता आपको बतानी है कि इसमें 3 से लगाकर कई हजार जीन होते हैं। इसमें 3 से लगाकर कई हजार जीन होते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें 3 से लगाकर कई हजार जीन होते हैं। यानी अपन कहते हैं 1.5 से 1500 किलो बेस तक का डीएनए इसमें पाया जाता है। 1.5 से 1500 किलो बेस तक का डीएनए इसमें पाया जाता है। 1 किलो बेस में 1000 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, तो इसमें 1.5 से 1500 किलो बेस तक का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बताना है कि इसमें ऐसे जीन नहीं पाए जाते हैं जो जीवाणु की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, जीवन जिंदा रहने के लिए आवश्यक होते हैं। तो प्लाज्मिड को बाहर निकालने पर जीवाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्लाज्मिड को जीवाणु कोशिका से बाहर निकालने पर जीवाणु कोशिका प्रभावित नहीं होती है। यानी जीवाणु कोशिका से अगर प्लाज्मिड को बाहर निकाल देंगे तो जीवाणु कोशिका प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर ऐसे कोई जीन नहीं पाए जाते हैं जो इसको जिंदा रहने के लिए आवश्यक होते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपको बताना है कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स पाई जाती हैं। इसमें कुछ प्रतिबंध खंड पाए जाते हैं। इन प्रतिबंध खंड की शायद प्रतिबंध खंड होते हैं, उन प्रतिबंध खंडों के अंदर सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से काटा जाता है और उपयोगी डीएनए को जोड़ दिया जाता है। इसमें कुछ प्रतिबंध खंड पाए जाते हैं। इन प्रतिबंध खंड होते हैं, वहां से सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काट दिया जाता है और फिर उपयोगी डीएनए है उसकी सहायता से जोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद इसमें कुछ मार्कर जीन होते हैं। ये मार्कर जीन जैसे एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन वाले जीन होते हैं। एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन होते हैं। एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन होते हैं। ये प्रतिरोधी जीन क्या करते हैं कि आपको जो डीएनए जुड़ा है सही स्थान पर जुड़ा है नहीं जुड़ा है उसकी सूचना प्रदान करते हैं। तो वहां की विशेषता होगी, सबसे पहले आप बताओगे प्लाज्मिड क्या है एक वाहक है। अब प्लाज्मिड के बारे में आपने बताया कि टीआई प्लाज्मिड, आरए प्लाज्मिड, पीपीआर 322 प्लाज्मिड, ये सब इसके एग्जाम्पल है। प्लाज्मिड की खोजकर्ता कौन था? लैडरबर्ग नामक वैज्ञानिक था। अब अपन कहते हैं कि जीवाणु में आनुवंशिक पदार्थ की परिभाषा क्या है? जीवाणु प्लाज्मिड की परिभाषा है जीवाणु में आनुवंशिक पदार्थ के अलावा वर्ताकार द्विकुंडली डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। जब 5 से 10 किलो बेस के डीएनए की प्रतिकृति करनी होती है, जब 5 से 10 किलो बेस तक के डीएनए की प्रतिकृति करनी होती है तो अपन किसका उपयोग करते हैं? प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। ये सवाल आता है कि आपको एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा दिया है जिसमें 5 से 10 किलो बेस का डीएनए है और आपको उसको हजारों कॉपी बनानी है, तो आप किसका उपयोग करोगे? प्लाज्मिड का उपयोग करोगे। अब इसकी विशेषताएं याद करनी है प्लाज्मिड की। ये प्रतिकृति कर सकता है, इसमें डीएनए वर्ताकार और द्विकुंडलित होता है, इसमें 3 से लगाकर कई हजार जीन होते हैं, 1.5 से 1500 किलो बेस तक का डीएनए होता है। फिर इस प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, इसमें ऐसे जीन नहीं होते हैं जिसके कारण वो जीवित रह सके। इसको प्लाज्मिड को बाहर आसानी से निकाला जा सकता है, अंदर आसानी से प्रवेश करवाया जा सकता है। इसमें प्रतिबंधित खंड पाए जाते हैं जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटे जाते हैं और उपयोगी डीएनए जोड़ दिया जाता है। इसमें मार्कर जीन पाए जाते हैं, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, इसके अंदर सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस प्रतिरोधी जीन भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस का उत्पादन करते हैं। अब अपन प्लाज्मिड काम कैसे करता है वो आपको समझाते हैं कि प्लाज्मिड काम कैसे करेगा। अब प्लाज्मिड के काम करने का तरीका बताते हैं। ये जैसे मेरे पास में कोशिका है, इस कोशिका के अंदर बहुत सारे जीन हैं। इसमें से ये जीन है उपयोगी जीन, ये जीन है उपयोगी जीन। ये किसी प्रकार का क्या करता है? विटामिन का निर्माण कर रहा है या किसी हार्मोन का निर्माण कर रहा है। ये जैसे इंसुलिन का उत्पादन कर रहा है मान लो। मैं सबसे पहले इस जीन को काट कर पृथक कर दूंगा। फिर उसके बाद ये जीवाणु कोशिका है, इस जीवाणु कोशिका से मैं प्लाज्मिड को बाहर निकाल दूंगा। फिर मैं इसको क्षारीय फास्फेटेज से काटूंगा, ये प्लाज्मिड हो जाएगा सीधा, ये प्लाज्मिड सीधा हो जाएगा। फिर मैं डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से
इस जो उपयोगी जीन है उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ दूंगा और ये प्लाज्मिड है, इसमें ये उपयोगी डीएनए है जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है वो जुड़ गया। अब इस प्लाज्मिड को अपन कहेंगे पुनर्योजित प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड कैसा होगा? पुनर्योजित प्लाज्मिड होगा। ये पुनर्योजित प्लाज्मिड हो गया। कैसे किया अपन ने? बिल्कुल सिंपल है। ये क्या है? ये कोशिका है जिसमें उपयोगी क्या है? डीएनए है। सबसे पहले मैं उपयोगी जीन या उपयोगी डीएनए को बाहर निकाल दूंगा, इसको सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से काटकर पृथक कर लूंगा। फिर ये जीवाणु कोशिका है, इस जीवाणु कोशिका में क्या है? प्लाज्मिड है। जीवाणु कोशिका में क्या है? प्लाज्मिड है। अब मैं जीवाणु कोशिका में जो प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड को बाहर निकाल दूंगा और प्लाज्मिड को क्या करूंगा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम से काटूंगा और ये सीधा हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से इन दोनों अलग अलग खंडों को जोड़ दूंगा। एक तो ये जीन है जो उपयोगी है और एक प्लाज्मिड है, उन दोनों को आपस में डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दूंगा। ये बन गया पुनर्योजित प्लाज्मिड। अब इस पुनर्योजित प्लाज्मिड को मैं वापस जीवाणु कोशिका में डाल दूंगा। ये जीवाणु कोशिका में मैंने क्या कर दिया? पुनर्योजित प्लाज्मिड को डाल दिया। फिर ये जीवाणु कोशिका है, इसका चयन और गुणन होगा और ये बहुत ही अधिक संख्या में बनेगी। ये कोशिका बनेगी, इस कोशिका का निर्माण होगा जीवाणु कोशिका का और जीवाणु कोशिका के अंदर क्या होगा? ये प्लाज्मिड भी होगा। इस तरह से क्या हुआ कि ये उपयोगी जो जीन था उसकी फोटोकॉपी हो गई, यानी कुछ ही समय के अंदर एक डीएनए था उसकी बहुत सारी कॉपी बन गई। यानी ये जीवाणु जैसे जनन करेगा वैसे वैसे इसकी कॉपी भी बढ़ती जाएगी और इस तरह से आपने एक जीन था उससे करोड़ों जीन बना लिए कुछ ही सेकंड के अंदर। तो ये प्लाज्मिड होता है। अब प्लाज्मिड ये स्वतंत्र रूप से काम करता है, लेकिन एक वर्ड लिखा हुआ आता है अधिकाय। एक वर्ड लिखा हुआ आता है अधिकाय या एपिसोम। एपिसोम भी क्या है? प्लाज्मिड की तरह ही है, लेकिन ये क्या होता है? गुणसूत्र के अधीन अपना कार्य करता है। गुणसूत्र से जुड़े रहकर अपनी प्रतिकृति करता है। ये गुणसूत्र से जुड़े रहकर अपनी प्रतिकृति करता है, तब उसको कह देते हैं एपिसोम। अब ये जो टीआई प्लाज्मिड है उसका नाम बताते हैं आपको कि टीआई प्लाज्मिड किस जीवाणु में पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशंस में। एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूनिफिकेशंस जीवाणु है उस जीवाणु के अंदर जो प्लाज्मिड पाया जाता है उसका नाम होता है टीआई प्लाज्मिड। यहां से आया है टीआई प्लाज्मिड। इसी तरह से आरएन प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनीज में। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनीज में पाया जाता है। फिर उसके बाद पीबीआर का पूरा नाम बताते हैं। पी का मतलब है प्लाज्मिड, पी का मतलब है प्लाज्मिड। बी और आर है, बी का मतलब है बॉलीवर और आर का मतलब है रॉड ग्रीस, और 322 उनकी प्रयोग संख्या है। इस तरह से अपने को ये याद रखना है कि ये प्लाज्मिड काम कैसे करेगा। सबसे पहले उपयोगी जीन है उसको निकाला, फिर उसके बाद उस प्लाज्मिड को निकाला, प्लाज्मिड को काट लिया, सीधा कर लिया, फिर उसके बाद उपयोगी जीन को इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, पुनर्योजित प्लाज्मिड बन गया। इसको जीवाणु कोशिका में डाल दिया, जीवाणु कोशिका ने अपनी प्रतिकृति कर ली और करोड़ों की संख्या में आपके पास में कॉपी हो गई। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये प्लाज्मिड तो अपनी स्वतंत्र प्रतिकृति करता है, लेकिन गुणसूत्र के अधीन रहकर या गुणसूत्र से जुड़े रहकर जो प्लाज्मिड प्रतिकृति करता है तब उस प्लाज्मिड का नाम हो जाता है एपिसोम। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन एक पीबीआर 322 का चित्र बनाएंगे और उसका अध्ययन करेंगे कि पीबीआर 322 है क्या। अब अपन पीबीआर 322 है उसका चित्र बनाते हैं। पीबीआर 322 का चित्र पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, सवाल आता है पीबीआर 322 का चित्र बनाओ। तो अपने को क्या करना है? इस पीबीआर 322 का उपयोग बताना है कि इसमें क्या होता है, 1.5 से लगाकर 1500 किलो बेस तक का डीएनए होता है और इसमें 3 से लगाकर कई हजार जीन होते हैं। 3 से लगाकर कई हजार जीन होते हैं, यानी इसमें कई हजार जीन पाए जाते हैं, कई हजार जीन पाए जाते हैं। अब अपन जब इसको देखते हैं तो इसका चित्र बच्चों परीक्षा के अंदर आता है, कई बार बोर्ड में आ चुका है कि पीबीआर 322 का चित्र बनाओ। तो अपने को इसका चित्र बनाना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें लगभग 12 के आसपास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो बनाना है, यहां से स्टार्ट करना है।
सबसे पहला एंजाइम है ई कोलाई आर फर्स्ट, ई कोलाई ECOR फर्स्ट। ये पहला एंजाइम है जो सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। फिर उसके बाद में है BMH फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा एंजाइम यहाँ है S थर्ड, S सेकंड। फिर यहाँ पर है चौथा एंजाइम PVU सेकंड। फिर यहाँ पर एक और एंजाइम है PST फर्स्ट, PST फर्स्ट। ये मेन एंजाइम है। इन एंजाइम को आपको डिनोट करना है। ये इस तरह से एक एंजाइम ले लो PST, फिर इसके बाद दूसरा एंजाइम ले लो ई कोलाई आर फर्स्ट, फिर तीसरा एंजाइम ले लो, इसको अलग कलर से बना देते हैं अपन इस तरह से, ये बन गया बाम H फर्स्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है जिसका नाम है S सेकंड, फिर ये PUV फर्स्ट। ये इन सब के पूरे नाम हैं, तो ये PUV फर्स्ट है। अब अपन कह रहे हैं कि ये सारे क्या हैं, इसमें सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक प्रतिकृति उद्भव स्थल है, यानी या ऑरिसाइट है, ऑरिसाइट इसको कहते हैं प्रतिकृति उद्भव स्थल। इसका नाम होता है प्रतिकृति उद्भव स्थल। इसमें वैसे तो 14 एंजाइम होते हैं, या एक हिंद सेकंड भी होता है, लेकिन आपके बता नहीं रखा है प्रतिकृति उद्भव स्थल। इसमें 4961 किलो बेस पेयर पाए जाते हैं। 4961 के आसपास बेस पेयर इसमें उपस्थित होते हैं। फिर अपन कहते हैं कि इसका नाम है PBR 322। अब इसमें क्या है, दो आपको प्रतिरोधी जीन बनाने हैं, एक जीन है टेट्रासाइक्लिन, एक जीन है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन और एक का नाम है एम्पिसिलिन। दो जीन बनाएंगे अपन यहाँ पर, एक बनाएंगे जिसका नाम होगा एम्पिसिलिन AMP रेजिस्टेंस, R लिख देंगे छोटा सा, AMP R लिख देंगे। और फिर उसके बाद में दूसरा जीन लिखेंगे जिसका नाम होगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, तो ये PBR 322 का चित्र है। इसको आपको प्रैक्टिस करनी है और ये परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि PBR 322 का चित्र बनाओ। तो आपको क्या करना है, इस जीन्स को और इस एंजाइम को इस तरह से डिनोट करते हुए चित्र बनाना है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट भी है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, PBR 322 का चित्र बनाना है। इस PBR 322 में एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, दो तो जीन हो गए। यहाँ ई कोलाई फर्स्ट, हिंद सेकंड, बाम H फर्स्ट, S सेकंड, PUV सेकंड और ये PST फर्स्ट है। ये सारे क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, उनको डिनोट करना है। और यहाँ पर एक और साइट बनानी है जहाँ पे आप उपयोगी DNA है उसको जोड़ोगे। तो यहाँ से प्रतिकृति उद्भव स्थल है, यहाँ से इस प्लाज्मिड की प्रतिकृति होगी। तो ये PBR 322 का चित्र है, आपको याद करना है बच्चों, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।